One. Sejal is a new student. No, ma'am. Like, Log in from another name, beta. Sejal. yeah, ma'am. Good afternoon, ma'am. How are you? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. How are you, ma'am? I am fine. Yes, Maitri. Okay. मैम आप एक बार लास्ट में बोलोगे कि आपने इस चैप्टर में जो भी अंडरलाइन करवाया है वो वापस मैं बोलूं इतना सारा? मैम अभी आधा ही तो चला है मैम, क्योंकि ना आपने जो बोला है ना उससे पहले मैम जब आप पढ़ाते हो ना तब मैं पैराग्राफ पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि ये एग्जाम आएगा तो मैं खुद ही अंडरलाइन कर देता हूँ। इसके लिए मैम आपकी और मेरी सब मिक्स हो गया है। उसको अब मेरा पेंसिल से करो, आपका हाईलाइट से करो, हाँ, या वही मेरा हाईलाइट से करो। मैम वही अभी करूंगा। तो मैम तब तो पता नहीं था ना कि आप अंडरलाइन कराओगे, इसके लिए मैंने कर दिया था। नाइस। ओके। मैम हमारा एटमॉस्फेयर से बाकी है। यस, हमें एटमॉस्फेयर से करना है। खत्म होता है वंस वी गेट ओवर विद दिस चैप्टर। मैं सारा वापस आपको कौन कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है वो अंडरलाइन करवा देती हूँ। इज इट ओके? यस मैम। शुभ, देवांश, दे, ये 3 जन नहीं आए ना आज? मैम धी आया है। दे, वीडियो ऑन करना है। अरे हाँ मैम, 1 मिनट। हाँ, पटेल दिया, निजेश, वेदांत, व्योमन। हर बार क्या सबको एक स्पेशल इनविटेशन छाप के दूं क्या? दे, लास्ट लेक्चर में क्या हो गया था तुझे? अरे मैम मेरा स्पीकर खराब हो गया था। मैं स्पीकर ठीक कर रहा था। मैंने देवांश को भी बोला था। अच्छा, मैम को बोलना। कैसे हो दे? मजे में? हाँ मैम। स्कूल स्टार्ट हो गई? हाँ मैम। कितने चैप्टर्स खत्म हो गए? मैम अभी तक बुक लिस्ट ही नहीं दिया तो 6, 7 का रिवाइज कर रहे हैं। हैं? 6 और 7 हाँ दोनों मैम। का? हाँ मैम। ओके ओके, नॉट एन इश्यू। चलो, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। दी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको निकाल दिया था, अगर आपको पता हो। आप कुछ आंसर नहीं दे रहे थे, हाँ। रिप्लाई नहीं दे रहे थे। मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। तो वो आपके नेट में इश्यू था ना लास्ट नहीं लेक्चर में? मैम, स्पीकर में इश्यू था जो आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, ओके। अच्छा, कोई नहीं, चलो। अब देवांश नहीं आया और शुभ नहीं आया, ठीक है? ओके, बाकी सब बच्चे प्रेजेंट है। टुडे वी विल फिनिश लेसन नंबर 2 एंड देयर वुड बी अ MCQ टेस्ट ऑफ लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2 राइट टुडे। जितना भी टाइम बचेगा उतना हम कर देंगे, ठीक है? मैंने लेसन नंबर 1 की वर्कशीट आपको दे दी है। लेसन नंबर 2 की वर्कशीट भी आपको ये वीक में मिल जाएगा। तो हो गई 2 वर्कशीट आपके पास, ठीक है? ओके, अब हमें शुरू करना है एटमॉस्फेयर। मैम यस निजेश। मैम आई एम नॉट जॉइनिंग ग्रुप। मैंने क्या बोला बेटा? आपको कहाँ पे फोन करना है? मैम आई कॉल द ग्रुप Admin. mentor. So they said yesterday 6:30 I will join you.
but Okay. they do not join me. They didn't join you. Okay. Not an issue, Nijesh. आज वापस कॉल करना. You call it again and ask them to join. Okay. Yes, ma'am. Yes, they. I know that. It's okay, beta. But when I call you, they please reply. Okay. Okay, ma'am. Abhimanyu. Yes, ma'am. मुझे तुम दिख नहीं रहे हो. दिया पटेल अभी दिख रही थी, वापस गायब हो गई. निजेश तुम्हें भी बार बार ऑफ नहीं करना है. मैम वो मैं पीडीएफ खोल रही थी अच्छा इसलिए. ओके. अच्छा ओके ओके डन. जिनकी पीडीएफ जैसे दे दिया वो पीडीएफ है, ठीक है. तो आपका वीडियो ऑफ रहेगा तो इट्स ओके. नाउ इट इज एटमॉस्फेयर. वी हैव कम ऑन द थर्ड डोमेन ऑफ आवर अर्थ, दैट इज द एटमॉस्फेयर. अगर मैं नॉर्मल डेफिनेशन आप सबको पूछती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर, काव्य एटमॉस्फेयर क्या है? मैम जो एयर है वही एटमॉस्फेयर, जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन. जो एयर है वही एटमॉस्फेयर. चलो गलत नहीं. वेनिशा व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर? Ma'am, air. ओके. वेदांत एयर. एयर. दे मैम मैम एटमॉस्फेयर का मतलब है कि जो मैम अर्थ के बाहर जो एक लेयर होती है जहाँ पे बहुत सारे गैसेस होते हैं, तो मैम उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं. राइट. चलो इलाबरेट किया उसने, सिर्फ एयर नहीं बोला. व्योमन. Air around us. राइट. देखो सबने सही बोला है, ऐसा नहीं कि एयर बोला तो भी वो भी गलत है. व्योमन इज आल्सो राइट. एयर अराउंड अस. यस. पटेल दिया. Yes, ma'am. What do you mean by atmosphere when I say atmosphere? Like air. ओके. सबका मैं वही देख रही हूँ कि मैं वर्ड बोलती हूँ तो सबको पहले दिमाग में क्या आता है? हम जब एटमॉस्फेयर बोलते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? एयर. एयर एयर ही बोलते हैं ना हम लोग. एयर यानी कि एटमॉस्फेयर. राइट. ओके. किसी और को कुछ डिफरेंट आंसर देना है तो रेज हैंड करो. Ma'am, can I? यस माधवन एंड देन देवांश. यस माधवन. मैम एयर अराउंड मैम ये जो अर्थ है मैम, अर्थ की अराउंड जो एयर होती है मैम, और जिससे हम ब्रीथ करते हैं उसको भी एक टाइप. माधवन कितने टाइप की एयर है? मींस जिससे हम ब्रीथ करते, तो एक ऐसी भी एयर है जिससे हम ब्रीथ नहीं करते. सही बोला तुमने, आंसर गलत नहीं है. यस रुद्राक्ष. मैम कहने से Yes, हाँ, ma'am, देवांश the पे. mixture of air and other gases. ओके राइट. यस देवांश. मैम द ग्रेविटी. Yes, even you're right. The gravity. Who else want to try? See, all are right. अब जो भी बोल रहे हो एक ही आंसर. मैम एटमॉस्फेयर में मैम बहुत सारी गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फिर हाँ. में ऑक्सीजन. हाँ हाँ. तो सिंपल वर्ड है, लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर. राइट. नाउ we will see what type of gases are there, what type of components of air are there, and we will see that how this one layer of this air protect our earth. Okay, how this air is useful to us, how this atmosphere is useful to us. ठीक है. तो the sphere of air, पूरा एक जो एयर का एक स्फीयर है जो अर्थ को पूरा कवर करता है. व्रैप करना. आप लोग खाने में वो व्रैप खाते हो ना, फ्रैंकी व्रैप. व्रैप खाते हो ना, वो उसको व्रैप क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो भी वो फीलिंग होता है उसको, जो भी वो स्टफ होता है उसको पूरा कवर किया गया होता है. क्या किया गया था? व्रैपिंग किया गया होता है. राइट. तो वो जो व्रैप होता है, तो इसी तरह हमारा ये जो अर्थ है, ये अर्थ को चारों तरफ से क्या किया गया है? व्रैप किया गया है. ठीक है. एयर ने व्रैप किया हुआ है. और इसकी जो एक्सटेंड है
कितने ऊपर तक 1600 किलोमीटर। ये अर्थ का मान लो सरफेस है और ये सरफेस से उसकी एक्सटेंड है 1600 किलोमीटर। हम उसी के देख सकते हैं। अभी मान लो आपके आजू बाजू भी हवा है, मेरे भी आजू बाजू हवा है, क्या मैं उसको देख सकती हूँ? नो मैम, हम हमको सिर्फ उसको फील कर ब्रीथ सकते कर हैं। सकते हैं और फील कर सकते हैं, राइट? वी कैन नॉट सी क्लियरली विद द नेकेड आई, जैसे हम लिथोस्फीयर को देखते हैं, हाइड्रोस्फीयर को देखते हैं, बट एटमॉस्फेयर को हम देख नहीं सकते हैं। हम उसे ब्रीथ कर सकते हैं, बहुत से बहुत हम फील कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर जो है उसमें वेरियस कंपोनेंट्स है। उसमें क्या है? बहुत सारे कंपोनेंट्स है। इस एटमॉस्फेयर में सिर्फ गैसेस नहीं है, तो एटमॉस्फेयर में सिर्फ गैस नहीं है, तो बहुत सारी चीजें हैं, उसको कंपोनेंट्स बोलते हैं। सी, मैं बार बार इसको स्पेसिफाई कर रही हूँ कंपोनेंट्स, बिकॉज अगर मैं 1 मार्कर आपको क्वेश्चन पूछती हूँ व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, देन यू हैव टू आंसर दिस। गैस है उसमें, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल है, स्मोक है, सॉल्ट है, और बहुत माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा। अब डस्ट पार्टिकल की हम बात करती है। हमने कई बार देखा कि हमारे घर में से धूप आ रही है और वो धूप में से हम देख रहे हैं तो कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और हम कई बार उससे खेलते भी है, पता है, ऐसे बार बार ऐसे हाथ अपना हटाते हैं, डालते हैं, देखने के लिए वो डस्ट पार्टिकल का क्या होता है। हम ऐसे ऐसे करके तो भी वो वहीं की वहीं रहती है। मैम Yes. जब टॉर्च ऑन करते हैं ना रात को तभी वो पार्टिकल्स दिखते हैं। यस, तो गैसेस होते हैं। गैसेस यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड अदर गैसेस। वाटर वेपर, राइट? देयर इज ऑलवेज अ मॉइस्चर इन इट, दैट इज वाटर वेपर। Then a dust particle. सराउंड करते हैं वो जो डस्ट पार्टिकल्स। हाँ, I'm coming to it, Madhwan. Then smoke, salt, microorganism, etc. Atmosphere अब कैसा होता है? इसका कोई कलर है? अभी आपको दिख रहा है कोई कलर उसका? नो, तो वो कलरलेस है। उसकी कोई ऑर्डर, कोई स्मेल, पर्टिकुलर उसकी स्मेल होती है? नहीं, तो इट इज ऑर्डरलेस एंड अ ट्रांसपेरेंट। कैसा है ये? ट्रांसपेरेंट। तो ये प्लीज 3 लाइन, ये 3 वर्ड्स याद रखना कि एटमॉस्फेयर कैसा है? कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। अब और इसमें गैस, और इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस एलिमेंट्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन एटमॉस्फेयर। अब ये जो गैसेस है उसमें से 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है एंड 1% ऑफ अदर गैसेस। मिथेन है, दूसरे, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दूसरे अदर गैसेस है जो 1% है। देवांश, ये पैराग्राफ रीड करो जो मैंने समझाया, फिर मैं आपको अंडरलाइन करवा देती हूँ जो 3 1 मार्कर में आ सकता है, और जो मैं अभी एटमॉस्फेयर। The sphere of the air that wraps the earth from all the sides is called atmosphere. It extends approximately up to 1,600 kilometers from the surface of the earth. It cannot be seen clearly with the naked eyes like lithosphere and hydrosphere. Atmosphere is composed of various gases, water vapors, dust particles, smoke, salt, microorganisms, etc. Atmosphere is colorless, odorless, and transparent. Solid, liquid, gaseous elements are included. In the atmosphere, it contains approximately 78% nitrogen, 21% oxygen, and 1% other gases. ओके, अब आपको अंडरलाइन करना है, it extends approximately 16 kilometer from the surface. दूसरा जो आपको अंडरलाइन करना है, एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, सॉल्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एटमॉस्फेयर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, ट्रांसपेरेंट। और लास्ट लाइन की कितना परसेंटेज नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और अदर गैसेस है। ओके,
अब जब मैं सबको क्वेश्चन पूछूंगी ये चैप्टर खत्म होने के बाद, आप टेक्स्ट बुक में से मैंने जो अंडरलाइन किया है वो रीड करके देख सकते हो, पर जिस दिन मैं देखे बिना वाली टेस्ट लूंगी, क्लास टेस्ट, तब आपको टेक्स्ट बुक बंद रखनी है, ठीक है? ओके Ma'am, यस ma'am, I want to show something. Can I? व्हाट यू वांट टू शो बेटा? Ma'am, I have one book. Its name is Earth, and this is the picture that it's of atmosphere, the layer, the layer on the surface of the Earth. ओके This is the picture, ma'am. ओके वेट, मैं आपको स्पॉटलाइट कर दूं तो सबको दिखेगा। Okay, ma'am. Okay. You have an encyclopedia? No, ma'am. This is a small book. Earth. Its name is Earth, and They are all the layers of the atmosphere, like Yeah. stratosphere. yes, ma'am. They have given the name. No, ma'am. They had not given the name, but this is the picture. Okay. On the There are surface. four layers of the atmosphere. I will tell you the 4 layers. Come on, chalo. Okay. Done, beta? Yes, ma'am. Thank you. Layers of the atmosphere, there are 4 layers of the atmosphere, right? That is stratosphere, troposphere, mesosphere and thermosphere. ये एटमॉस्फेयर में 4 लेयर होते हैं। ये जो 1600 अर्थ के सरफेस से ये जो 1600 का उसका हमें बताया है ना, उसकी अप्रोक्सीमेटली एक्सटेंड, ये 1600 के एक्सटेंड में 4 लेयर होते हैं। सबसे पहला लेयर होता है स्ट्रेटोस्फियर लेयर। ये स्ट्रेटोस्फियर लेयर जो है वो 50 किलोमीटर का होता है, ठीक है? और ये ग्राउंड के अबाव से लेके ये 15 किलोमीटर होता है, लेयर फाउंड विद इन द स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है? फिर ट्रोपोस्फियर जो है ये एटमॉस्फेयर का, सॉरी I have mistaken, wait. नहीं, राइट, यस, राइट। ट्रोपोस्फियर ये लोएस्ट लेयर है, एक्सटेंड्स अप टू 10, यानी कि सबसे पहले ट्रोपोस्फियर आएगा। ट्रोपोस्फियर होगा सरफेस ऑफ द लैंड, ठीक है? सबसे पहला ट्रोपोस्फियर होगा जिसका 10 है, उसके ऊपर आएगा स्ट्रेटोस्फियर जिसका 50 है। 10 से लेके 50 यानी टोटल हो गया वो 60 लेयर। फिर आएगा मेसोस लेयर जिसका 85 है किलोमीटर, ठीक है? और ये स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर आया, तो सबसे पहले ट्रोपोस्फियर के ऊपर आया स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर आया मेसोस्फियर। इसका नाम मेसोस्फियर इसलिए दिया क्योंकि इस लेयर में बहुत सारे मीटरॉइड्स घूमते हैं। क्या घूमते हैं? मीटरॉइड्स घूमते हैं, ठीक है? और जो हमने वो स्ट्रेटोस्फियर देखा ना, वो स्ट्रेटोस्फियर वो लेयर है जहां पे प्लेन जाता है। प्लेन की उतनी लिमिट है, प्लेन फ्लाई इन विच लेयर? स्ट्रेटोस्फियर लेयर। स्ट्रेटोस्फियर लेयर के ऊपर भी नहीं जाता, स्ट्रेटोस्फियर लेयर के नीचे भी प्लेन फ्लाई नहीं होता है। क्लियर? एंड द लास्ट इज अ थर्मोस्फियर, जो मेसोस्फियर के ऊपर है, उसकी एक्सटेंड है 600 किलोमीटर। और यहाँ ये लेयर है जहां पे सैटेलाइट्स रोटेट होते हैं। वो कौन सा लेयर है? जहां पे सैटेलाइट्स रोटेट होते हैं, ओके? उसके बाद भी है एक्सोस्फियर और बहुत सारे हैं आइनोस्फियर, जो ऐसे टोटल देखने जाए तो 7 है, पर आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर, एक मैग्नोस्फियर भी 3 ऐसे लेयर हैं
जो अभी तक पढ़ने में आए नहीं है पर अभी ढूंढे गए हैं, ठीक है। ऐसे मेन 5 लेयर उन्होंने बोला है, 5 लेयर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, ठीक है। ये जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फियर में होता है। ओजोन लेयर कहाँ पे होता है? ओजोन लेयर के बारे में हमने सबने पढ़ा है ना, वो स्ट्रेटोस्फियर लेयर में होता है। ये ओजोन एक मॉलिक्यूल है जिसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, जिसमें 3 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। ओके, चलो अभी मैंने ये समझाया हम कौन से लेयर में रहते हैं। एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में हैं हम? Excuse me, ma'am. यस वैनिशा। Ma'am, can you tell again because your voice was breaking? Okay, my voice was breaking for everyone. No, ma'am. No, Okay, ma'am. Vanisha, no problem. I will repeat this again. मैं उसको वापस repeat करूंगी. Don't worry. Okay. मैं एक डायग्राम के साथ सबको समझाती हूँ। वेट, स्क्रीन शेयर करके, ठीक है? तो ये क्लियर होगा सबके लिए। वेट फॉर अ सेकेंड। Can everyone see the layers? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. वेट, देखो यहाँ पे है सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, दिख रहा है सबको? ओके, फिर है स्ट्रेटोस्फियर। देखो यहाँ पे हमें बलून फ्लाई करते हुए दिखा है। तो दिस इज द एरिया वेयर air balloon or we can say plane or helicopter fly. This is the area, this is the troposphere layer where we all live, right? ये एयर हमें मिलती है। फिर स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर है मेसोस्फियर। क्या है? जहां पे मीटियोर्स बर्न होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर थर्मोस्फियर है। तो देख रहे हैं आपको ऑरा और सैटेलाइट होते हैं यहाँ पे, ओके। और उसके ऊपर है एग्जॉस्फियर, जहां पे स्पेसशिप घूमती है, ओके। देखो लेयर्स है, जो अलग अलग लेयर्स है, यही लेयर्स की मैं बात कर रही थी आपको। आपको लर्न नहीं करना होता है, वरना उसकी एक मेथड होती है लर्न करने की, ये सारे लेयर्स की। ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, राइट। सीबीएसई के जो बच्चे होते हैं उनको ये लेयर्स होते हैं जिनको इस तरह से याद रखना होता है। लाइक ट्रस्ट इज ट्रोपोस्फियर, और इसमें आता है ट्रस्ट में एसटी यानी स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ठीक है? ओके, क्लियर एवरीवन? ये एटमॉस्फेयर के लेयर्स होते हैं और अलग अलग लेयर्स में अलग अलग चीजें होती है। तो अगर बात करें, देखो यहाँ पे हमें बताया गया है उसका मेजरमेंट। यहाँ पे 20 बताया गया है, उसके बाद ये 50 है, उसके बाद ये 85 है, ये 69 है और ये 1000 है। तो ये अर्थ है, और उतना जो 1600 किलोमीटर हमें बताया ना, ये पूरा एटमॉस्फेयर का है। अलग अलग बुक में अलग अलग वेरिएशंस होते हैं एटमॉस्फेयर के, ओके। पर हमें अप्रोक्सीमेटली बताया, वो वर्ड यूज किया है ना, अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर, ठीक है। एनी डाउट एनीवन इज हैविंग नाउ? No, ma'am. No doubt, ma'am. मैंने तो learn क्या किया बेटा तुमने? पूरा लर्न कर लिया। लर्न कर दिया ना? इजी है ना? हाँ बोलो। हाँ बोलो। ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर,
और फिर एग्जॉस्फियर। ओके, अब मैं वापस आपको बताती हूँ। और दो है आइनोस्फियर, जो नहीं होता, ये आइनोस्फियर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, आपको 8th स्टैंडर्ड में अभी आएगा, इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ ये भी सारे घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स घूमते रहते हैं उस लेयर में, वो आइनोस्फियर है। ओके, प्रोटॉन भूल गए। हाँ, प्रोटॉन भी होते हैं, राइट। चलो, तो और कुछ एक्स्ट्रा होगा एटमॉस्फेयर का? हाइनोस्फीयर कहाँ पर आता है? हाइड्रोस्फियर, हाइनोस्फीयर, आइनोस्फियर, इट इज द टॉप मोस्ट, एग्जॉस्फियर के भी ऊपर। ओके मैम। आइनोस्फियर जो है ना, वो एग्जॉस्फियर के भी ऊपर है। ओके, इसे आइनोस्फियर इसलिए बोला गया कि ये अबंडेंट लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और आइनोस्ड एटम है, और वो एग्जॉस्फियर से 48 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है। तो हम कौन से लेयर में रहते हैं? हम ट्रोपोस्फियर लेयर में रहते हैं। तो आज हम जो भी पढ़ेंगे वो ट्रोपोस्फियर लेयर की बात करिए। ओके, अभी हम कंटिन्यू करें आगे। क्लियर? Yes. When we go higher from the surface of the earth, the amount of most of the gases in the atmosphere decrease. यानी हम तो ट्रोपोस्फियर से आगे ऊपर जाते हैं तो अमाउंट ऑफ गैसेस क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैवी हो जाता है और वो जो लोअर लेयर में होती है। ओजोन गैस है, वो कंप्राइजेस अ स्मॉल प्रोपोर्शन इन एयर। ये गैस है, ये हमें हेल्प करती है। अल्ट्रावायलेट रेज, जो सन से कौन से रेज आते हैं? Ultraviolet rays, right? Now what do this ultraviolet rays, UV rays from the radiation, why it is harmful? Yes, क्योंकि मैम वो डेट आते हैं ना, इसके लिए। और मैम हम यहाँ से भी सन के सामने देखेंगे ना तो हम नहीं देख पाएंगे। yes, इसके लिए मैम वो बहुत गर्म, बहुत ही ब्राइट होती है। it harms our eyes, it harms our skin. तो ये ओजोन वो गैस, डिजीज और स्किन बर्न कर देता है पूरी। हाँ, तो ये अल्ट्रावायलेट रेज जो डायरेक्ट सन से आ रहे हैं, उसको कौन सा गैस हमें प्रोटेक्ट करता है? ओजोन गैस। कौन सा गैस हमें प्रोटेक्ट करता है? ओजोन गैस, जो अल्ट्रावायलेट रेज सन से आता है डायरेक्ट अर्थ, और इसीलिए हमें बहुत गर्मी नहीं लगती। ये ओजोन गैस ना, जो सन की बहुत हीट होती है ना, वो हम तक आने नहीं देती। उसको रेडिएशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रेडिएशन। मैम यस। कहाँ पे हो मैम? मेरे को नहीं मिल रहा मैम। क्या नहीं मिल रहा? आप कौन से में हो मैम? कहाँ पे? थर्ड पैराग्राफ, ओजोन गैस। पेज नंबर 8 एटमॉस्फेयर पे। मैम लेकिन आप जो लेयर बोले इसमें तो दिया ही नहीं है। कौन सा लेयर? आप सभी बोले ना। तो वो तो अरे वो नहीं तो दिया है ना, इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। इसलिए तो मैंने आपको पिक्चर्स दिखाया समझाने के लिए। आप लोग की बुक में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी है ना, वरना आप समझोगे ही नहीं ना। जो आगे जो चीज है समझनी, जैसे एटमॉस्फेयर में, वो समझना तो चाहिए ना आपको। कैसे लेयर्स है, हम कौन से लेयर में हैं, उसके ऊपर कौन सा लेयर है, प्लेन कौन से लेयर में फ्लाई होता है, विट्रियोज कौन से लेयर में होता है। हमारा ट्रोपोस्फियर लेयर है ना। हाँ, हमारा ट्रोपोस्फियर लेयर है, ठीक है। अब जब नॉलेज ले ही रहे हो देवांश, तो पूरी ले लो ना, आधी क्यों ले रहे हो? मैंने ऐसे ही बोला था। हाँ, तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। मैम जब है ना ऑफलाइन टाइम आप बहुत बार ये बोलते हो कि नॉलेज लेना तो पूरा ले लो, बाकी हाँ, काव्य को पता है मेरा डायलॉग, नॉलेज लो तो पूरा लो, वरना बिल्कुल मत लो। कैसे कॉपी किया? दिस गैस एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन, और वो प्रोटेक्ट करता है एक्सेसिव हीट। ओके, दिस गैस इज मोर इन प्रपोर्शन। ये जो ओजोन गैस है वो सुबह उसकी प्रपोर्शन ज्यादा होती है, और वो ओपन ग्राउंड में ज्यादा होती है, और सी के नजदीक ज्यादा होती है। यहाँ खत्म हुआ। माधवन, हाँ मैम। ये 2 छोटे पैराग्राफ है, वो पढ़ लो। गैसेस वाला मैम। गैसेस, एक मिनट।
gases like oxygen and वो नहीं nitrogen. बेटा, तो पेज नंबर 8 में ही जो लास्ट 2 पैराग्राफ बाकी है ना वो। when we go higher from the surface of the earth, the amount of most of the gases in the atmosphere decrease. Carbon dioxide gas is heavy, so it is found more in the lower layer of the air. Ozone gas comprises of a very small proportion in the air. This gas absorbs the हेलो मेमोरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ माधवन पढ़ो। Ultraviolet rays from the sun and protect the earth from excessive heat of sun. This gas is more proportion in the morning in the open ground and in the air near the sea. ओके, अब यहाँ पे आपको क्या अंडरलाइन करना है, चलो कर दो। Carbon dioxide gas is heavy, so it is found more in the lower layer of the air. Air में जो lower layer है कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे पाया जाता है क्योंकि वो सबसे हैवी है। Ozone gas absorbs ultraviolet ray from sun and protect earth from excessive heat of sun. वो लाइन, सेकेंड लाइन वो अंडरलाइन करनी है। ओके चलो, अब है आपको डायग्राम दिख रहा है ना, अमाउंट ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में हमें दिखाया गया है, पाई चार्ट के हिसाब से हमें दिखाया गया है कि कौन सा गैस की कितनी अमाउंट है। नाइट्रोजन, अदर गैस, ऑक्सीजन। गैस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दिस हेल्प अस, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, लिविंग क्रीचर के लिए, अर्थ और अलाइव। हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पता है, नाइट्रोजन कैसे, कौन बताएगा मुझे? मैम नाइट्रोजन है ना बहुत ठंडी होती है। ओके देवांश? मैम नाइट्रोजन ठंडा होता है मैम, और उसको हम ले ही नहीं सकते, वो प्लांट से लेता है। प्लांट्स, here comes the right answer and that is why living creature में वो आ गया ना, नाइट्रोजन कैसे है। क्यों आपको पढ़ाया नहीं गया है प्लांट में कि रूट्स कहाँ पे होता है नाइट्रोजन? Rhizobium bacteria. Yes. Which bacterium? Rhizobium. Rhizobium bacteria, right? तो यहाँ पे नाइट्रोजन अर्थ के लिए बहुत नेसेसरी है। द प्लांट से नहीं उगेंगे। Yes, yes. काव्य? यस मैम। पता चला? बैक्टीरिया, यस मैम, रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है उसमें नाइट्रोजन ज्यादा, उसको चाहिए नाइट्रोजन, वो इसलिए लेता है, रूट्स होता नहीं है, लेता है। लेता है, वही तो बोला, सब हाँ, भूल गया है। सही बात। ओके, तो इसीलिए अर्थ को अलाइव करने के लिए हमें नाइट्रोजन की भी नीड है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो प्रोसेस है, प्लांट का जो प्रोसेस है, उसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस मैम। यस, और जो हमारा प्रोसेस है उसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? Breathing. Yes, but there is a particular word, respiratory system, right? You breathe in, you breathe out. Okay? Yes. So these are the different process. तो इस हिसाब से हर एक का जो गैस दिया गया है उसका एक परसेंटेज है। नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन की इंटेंसिटी रिड्यूस कर देती है, क्यों? क्या मैम? Why does nitrogen reduce the intensity of oxygen?
बोलो कि ये जो नाइट्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन की इंटेंसिटी रिड्यूस क्यों करती है? मैम ऑक्सीजन में मॉइस्चर होता है इसलिए। काव्य मिला में गूगल बाबा की मदद से? वो मैम आपने ना बोला इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। नहीं किया? Very ओके good. देखो एयर इन अ नॉर्मल एटमॉस्फेयर कंटेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, उसके सामने नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 4। नॉर्मल मैं बात कर रही हूँ। नॉर्मल एयर में अगर एक मॉलिक्यूल, आपको ये एटम मॉलिक्यूल सब आ गया है साइंस में कि अभी बाकी है? मैम बाकी है, अभी एटम नहीं आया। हर एक एलिमेंट ना, कुछ जैसे बनाया। ये सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, तो ये सॉलिड सब्सटेंस में अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़े हुए होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं। यस मैम वो यस मैम आया और ये। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं, सॉरी गैसेस के अलग अलग। तो हर एक इसमें एलिमेंट में, ऑब्जेक्ट में मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हम यहाँ पे गैस की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन में एक मॉलिक्यूल अगर होता है तो सामने नाइट्रोजन के पास कितना मॉलिक्यूल है? 4, राइट? जिसकी वजह से हमेशा नाइट्रोजन ऑक्सीजन की इंटेंसिटी कैसे कर देती है? रिड्यूस। अगर नाइट्रोजन 21 है तो ऑक्सीजन उसके नीचे रहेगा। समझ में आया? हमेशा नाइट्रोजन की इंटेंसिटी ज्यादा होती है इसलिए, और ये होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ज्यादा। ये क्या होता है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ज्यादा होता है। ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइजिंग गैस और वेपर जब वो बाहर निकालता है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो सामने नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देते हैं। ओके, तो ऑक्सीजन हमेशा क्यों बोला जाता है कि जो भी एटमॉस्फेयर में है तो ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? नाइट्रोजन ऑलरेडी उसकी इंटेंसिटी लो करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसकी इंटेंसिटी लो करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड उसकी इंटेंसिटी लो करता है। जब भी कोई भी गैस सामने वाले ऑक्सीजन की इंटेंसिटी लो करता है तो वो उसके मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड होता है। क्या होता है? उसके मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड होता है। ओके, yes Angi, I will repeat you again. अभी देखो यहाँ पे हमें वर्ड दिया है कि नाइट्रोजन रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? अब ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन की इंटेंसिटी यानी लेवल रिड्यूस कर देता है। कैसे रिड्यूस करता है? देखो आप आपके पाई चार्ट में देखोगे तो नाइट्रोजन का लेवल कितना है? 78, और सामने ऑक्सीजन का कितना है? 20। यानी कि नॉर्मल एटमॉस्फेयर में अगर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है तो सामने उसमें नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 4। तो कौन सा ज्यादा रहा? नाइट्रोजन, जिसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन की इंटेंसिटी लो करता है। क्लियर? Yes. Now second line we come. Water is the most important components in the atmosphere. How? यहाँ पे नेक्स्ट लाइन बोला गया है, water is most important component in atmosphere. Why? मैम क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है मैम वो जो ट्रीज के कारण में वो क्लाउड खींचते हैं ना मैम, और इवापोरेशन यस मैम हमने इवापोरेशन। क्या पढ़ा था? एटमॉस्फेयर में दूसरा कौन सा कंपोनेंट है? वाटर वेपर। कौन सा है? वाटर वेपर। मैम ये जो वाटर वेपर है ना, ये जो रेज के रेडिएशन को वापस खींचने, जो भी रेज आते हैं, आपको पता है अर्थ पे जो रेज आते हैं ना, वो ऐसे आके
ग्रीन हाउस इफेक्ट उसको बोलते हैं, जो हम सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे। ये जो सन से रेज आए, ये हमारे लेयर की वजह से ये वापस रेडिएट होते हैं, यानी वो रेज वापस जाते हैं, उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ये होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर वेपर। किसकी मदद से होता है? वाटर वेपर के मदद। वाटर वेपर के जो मॉलिक्यूल है वो रेडिएट कर देते हैं हीट को, और जो हीट हमें डायरेक्ट नहीं आने देती है, वो रेडिएट होके वापस जाती है। रेडिएट का मतलब क्या? आके ऐसे वापस जाना, समझ में? जितना हमें चाहिए हम लेते हैं, उसको फिर वापस भेज देते हैं, उसको रेडिएट बोलते हैं। तो ये वाटर वेपर के होने की वजह से, वाटर वेपर में जो मॉलिक्यूल है वो इस सन के हीट रेस को आने में, वापस रेडिएट करने में मदद करती है, जिसकी वजह से हमें बहुत गर्मी लगती है पर आवर स्किन डजंट बर्न। क्लियर? अंडरस्टूड? अगर डायरेक्ट सन, अगर मान लो ये एटमॉस्फेयर नहीं होता ना, तो हम सन रेज नहीं झेल पाते, यहाँ पे लाइफ नहीं होता। क्लियर? आंगी बेटा तुम क्लियर हो रहे हो? यस मैम। क्योंकि सन रेस का उतना, उसका उतना गर्मी है ना, हम पे पड़ती ना, तो हम सीधा मर ही जाते। तो माधवन होता ही नहीं। मैम इतनी गर्मी में सहन नहीं कर पाते, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमारा क्या होता? हाँ, तो कोरोना भी नहीं होता ना, हम नहीं होते, कोरोना नहीं होता, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। हाँ मैम ठीक मैम है। दुनिया ही नहीं अर्थ भी है ना होती। बाकी जैसे प्लेनेट की तरह हो गया होता। ओके, यहाँ पे देखो एक एक लाइन आपको समझ में आ रही है कि वाटर क्यों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में है उसकी जो मॉलिक्यूल है वो सन रेज को रेडिएट करने में हेल्प करता है। क्लियर? नाइट्रोजन रिड्यूस करती है इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ये लाइन भी आपको समझ में आ गई? देखो यहाँ पे दिया है, ड्यू टू हीट, गर्मी की वजह से वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इवेपोरेट होता है और वो एयर के साथ मिक्स होता है और हमें मॉइस्चर मिलता है, ह्यूमिडिटी। राइट? हमारे एटमॉस्फेयर में हमें ह्यूमिडिटी, अब ये मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? टू कल्टीवेशन, क्लाइमेट कल्टीवेशन के लिए कुछ क्रॉप को ह्यूमिड क्लाइमेट होगा तो ही वो कल्टीवेट होंगे। राइट? मैम ठीक है, तो देखो एक पॉइंट, अभी हीट है, हीट की वजह से पानी वेपर में फॉर्म होता है, इवेपोरेट होता है, एयर में मिक्स होता है और एयर में मॉइस्चर बढ़ता है। फिर यहाँ पे हमें प्रोसेस बताते हैं वाटर साइकिल की। इवेपोरेट हुआ, वेपर फॉर्म हुआ, कंडेंस हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ। राइट? दूसरा, एटमॉस्फेयर है इसलिए वाटर साइकिल है। एटमॉस्फेयर है इसलिए क्या है? वाटर साइकिल है। हीट, वेपर, इवेपोरेट, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। राइट? द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ वेपर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अलग अलग टाइप के मॉइस्चर होते हैं, ड्यू, फॉग, क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मीन्स बारिश होना। इफ यहां तक खत्म हो गया कि वाटर और वाटर वेपर कितना इंपॉर्टेंट है। हमने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा, हमने गैसेस के बारे में पढ़ा और वाटर वेपर के बारे में पढ़ा, वाटर और वाटर वेपर। क्लियर? जो एटमॉस्फेयर में है और एटमॉस्फेयर में बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एनी डाउट टिल नाउ? नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर हमारे लाइफ में? तो हमारी फूड हैबिट्स, जैसे अभी गर्मी है तो हम क्या खा रहे हैं? सब समर है तो मैंगो, वाटरमेलन, मस्कमेलन, मैंगो। राइट? ठीक है, तो हमारी फूड हैबिट्स उस पर डिपेंड होती है। कपड़े, क्लोथिंग, हम अभी स्वेटर पहन के तो बैठेंगे ना, कॉटन क्लोथ्स, कलर, देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हर एक हिसाब से हमने 7th में पढ़ा था, अगर काव्य आपको याद हो। मैम विंटर सीजन से ज्यादा पानी, विंटर सीजन से मैम आपकी मैम आवाज नहीं आ रही, कोई बीच में बोल रहा है। माधवन आपको बोलूं तभी बोलना, बार बार बीच में मत बोलो। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लाइमेट के हिसाब से हम काम करते हैं, जैसे पंजाब में स्टर्ड होते हैं, हमने नहीं पढ़ा था ये सब 7th में? मैम चैप्टर 9 डाइवर्सिटी इन इंडिया। यस, राइट। तो एक चीज है कि
एटमॉस्फेयर डिपेंड करती है हमारी फूड हैबिट्स पे, हमारे क्लोथिंग पे, हमारे कलर पे और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे। अब हम पढ़ेंगे डस्ट पार्टिकल के बारे में। हम सबको पता है एटमॉस्फेयर में एक कंपोनेंट कौन सा है, डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल हमें कब दिखता है, जब ये सनरे स्प्रेड होता है तब हमें ये डस्ट पार्टिकल विजिबल होता है। इट इज ड्यू टू डस्ट पार्टिकल कि कभी भी सडनली डार्क नहीं होता है सनसेट के बाद। सनसेट होता है ना, धीरे धीरे शाम होती है ना, तुरंत नहीं हो जाती है, तुरंत अंधेरा नहीं हो जाता है। 6:30 को थोड़ा सा अंधेरा, फिर 7:30 ऐसे करते 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 डार्क होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ dust particle, and because of dust particle there is not suddenly turn bright after sunrise. So dust particle की वजह से suddenly कभी डार्क नहीं होता सनसेट में, suddenly कभी लाइट नहीं होता सनराइज में। ओके, now we come back to the sun rays. The sun rays, मैंने आपको बोला था ना, सन रेज आते हैं वो वापस रिफ्लेक्ट होके चले जाते हैं, रेडिएट होके चले जाते हैं। The sun rays are reflected back again with this help of the dust particle. तो dust particle, फिर water molecule, ये सारे जो कंपोनेंट्स है, ये जो सन रेज ऊपर से आ रहे हैं उसको वापस रिफ्लेक्ट होने में मदद करते हैं। And because of this dust particle there is a sunlight on the earth. ये जो लाइट है वो डस्ट पार्टिकल की वजह से। एटमॉस्फेयर की वजह से साउंड है, एटमॉस्फेयर की वजह से क्या है, साउंड है। एंड दिस इज द ओनली व्हाई कि दैट इज व्हाई रेडियो एंड दूरदर्शन टेलीकास्ट इज पॉसिबल। मैंने कौन से स्फीयर में बोला था, सैटेलाइट कौन से स्फीयर में है मैम? थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में, राइट। सो हो गया ना, बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर रेडियो एंड दूरदर्शन इज विजिबल अवेलेबल। यस मैम। क्लियर नाउ? और मैम स्पेस में ना हम बोलेंगे ना तो हम नहीं सुनाई देगा, क्योंकि मैम वहाँ पे ग्रेविटी एयर ही नहीं है, तो मैम कैसे बोलेंगे? और मैम यहाँ पे एयर है, इसके लिए हम मेरी आवाज आपकी आप। यस, राइट राइट, ओके मैम। हाँ बोलो माधव, रुद्राक्ष। मैम डस्ट पार्टिकल की वजह से सनलाइट कैसे है? यस मैम, भी पता नहीं। हाँ, ये नहीं पता चलता। यस मैम। मैम वो तो अर्थ हिट होने के कारण नहीं होता। किसके वजह से होता है? अर्थ के रोटेट के कारण। अर्थ के रोटेट के कारण से तो क्लाइमेट सीजन होता है बेटा, देयर आर सीजन्स। मैम सनसेट और वो सब, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। यहाँ पे जो लाइट आती है, जो सन रेज, जो रेज बोलते हैं ना सन के, वेट आई विल एक्सप्लेन यू। एक तो ये रेडिएशन में दोनों हेल्प करते हैं। हमें जानना है क्या कि हाउ डज वी रिसीव अ लाइट विद द हेल्प ऑफ डस्ट पार्टिकल, राइट? जब सनलाइट पास होती है तो ये डस्ट पार्टिकल उसको स्कैटर करते हैं। डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से उनको एक रास्ता मिलता है विजिबल होने को। ठीक है, मतलब मैम हम ऐसा कहना चाह रहे हो कि मैम जब लाइट आती है और हमको डस्ट पार्टिकल्स दिखता है
और मैम डस्ट पार्टिकल प्रॉपर ही दिखता है, तो मैम यहाँ पे लाइट एकदम प्रॉपर आ रही है। फिर थोड़ा थोड़ा हमको कम दिखने का चालू होगा, मतलब ब्राइट थोड़ी और कम हो जा रही है और कम हो रहा है, और धीरे धीरे सनसेट हो गया। यस, स्कैटरिंग बोलते हैं उसको। ओके चलो अभी ये पैराग्राफ किसको पढ़ना है? जयराम पढ़ेगा। तो जयराम को पढ़ने दो, इतने ध्यान से सुन रहा था ना। मैम उसके बाद मुझे हाँ हाँ, अभी बायोस्फीयर भी है। अभी मैं टेस्ट आप लोग की हम मिलेंगे फ्राइडे को, मिलेंगे ना? फ्राइडे आप लोग की ये चैप्टर की मैं क्लास टेस्ट लूंगी। आज तो बस ये एक्सप्लेनेशन में ही जाएगा। मैम फर्स्ट या सेकंड की? दोनों। ओके मैम। मोस्ट प्रोबेबली तो मैं वर्कशीट भी प्रिपेयर कर लूंगी, स्क्रीन शेयर कर दूंगी, आपको आंसर्स लिखने होंगे। ओके जयराम, यू हैव टू रीड दिस पार्ट, gases like oxygen and nitrogen, page number 9. Okay. Gases like oxygen and nitrogen keep the living creature on the alive. Nitrogen reduces the intensity of oxygen. Water is the most important component in the atmosphere. Due to heat, the water in the form of vapor evaporates and mixes with air, which is known as moisture. The of cooling of air is called condensation. Various forms of moisture like dew, fog, cloud, and precipitation are due to condensation. The effect of atmosphere is seen on human beings in every aspect of life, such as in their food, habit, clothing, habitat, color, economic activities, etc. Many dust particles are seen in the atmosphere. Spreading of sun rays are visible due to these particles. It is due to dust particles that it does not suddenly turn dark after the sunset, and it does not suddenly turn bright after the sunrise. The sun rays are reflected back with the help of these dust particles on the surface of the earth, and we receive the light of the sun. We are able to listen to the sound due to the presence of atmosphere. That is why radio and the broadcast is possible. Okay, now this whole paragraph important objective, कुछ लिखना नहीं है, thoroughly read करना है उसको. Okay, now we come to the last sphere, last domain of the earth, that is biosphere. The part of lithosphere, hydrosphere, atmosphere. ये तीनों स्फीयर हमने पढ़ा, where the living world exist. जब ये तीनों स्फीयर इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, इंटरैक्ट करते हैं, ये एक नैरो जोन है, एक नैरो लेयर है. जब ये तीनों स्फीयर एक साथ इंटरैक्ट होते हैं उसको बायोस्फीयर बोलते हैं. और ये इंटरैक्शन को इकोसिस्टम बोलते हैं. इसे क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम. बायोस्फीयर एक इंपॉर्टेंट स्फीयर है. अर्थ एक ऐसा ही प्लैनेट है जिसमें ये बायोस्फीयर है, यानी कि तीनों स्फीयर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. बायोस्फीयर इंक्लूड्स वेजिटेशन, एनिमल, इंसेक्ट एंड ह्यूमन बीइंग. ठीक है. We obtain food and many other necessity things from biosphere. In short, living and non-living, biotic and abiotic. When this both interact with each other is known as biosphere. We cannot live without vegetation and animal. Biosphere is the base. ये हमारे existence का base है. इसलिए उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉन लिविंग एंड लिविंग. लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये नॉन लिविंग पार्ट हो गए, यानी अबायोटिक. प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम हो गए लिविंग. ठीक है. तो ये बायोस्फीयर में दो पार्ट में डिवाइड है, लिविंग, नॉन लिविंग. तीनों स्फीयर है वो नॉन लिविंग में है, प्लांट, एनिमल, हम लिविंग में. तो ये दोनों जब इंटरैक्ट करते हैं उसको बायोस्फीयर बोलते हैं, और एक टाइप का इकोसिस्टम.
एक टाइप का कैसा सिस्टम है, ये वर्ड आपको नहीं दिया, एक टाइप का इकोसिस्टम बोलते हैं उसको। क्लियर? ये पूरा बायोस्फीयर की शॉर्ट नोट आती है, अभी नहीं लिखना है, आपको स्कूल में बोलेंगे तब लिखना है। अभी इतनी चीज अंडरलाइन करो। लास्ट, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। इट यानी कि बायोस्फीयर हो गया, इट यानी कि क्या, बायोस्फीयर हो गया। बायोस्फीयर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नॉन लिविंग एंड लिविंग। Lithosphere, hydrosphere, atmosphere form a non-living, while plant, animal and microorganism living world. मैम जो आपने लास्ट में लिविंग वर्ड वाला बोला वो भी लाइन कर देनी है ना? हाँ, okay. Now see page number 11. This is a part where they are explaining us कि हमारे इंटरफियरेंस की वजह से, एनवायरनमेंट के इंटरफियरेंस की वजह से ये सारे स्फीयर एंडेंजर में है। ह्यूमन बीइंग नोइंगली अननोइंगली ऐसी काफी एक्टिविटीज करती है उसके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से सारे स्फीयर डिस्टर्ब हो गए हैं। वेनिशा, म्यूट योरसेल्फ बेटा। वेनिशा, यू हैव टू म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। अंडर, जैसे कि ड्यू टू दिस देयर आर वेरियस स्फीयर, सारे स्फीयर थ्रेटन में है। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, जब न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है, बहुत सारी ड्रिल होता है मिनरल ऑयल के लिए, ट्यूब वेल के लिए, तो लिथोस्फीयर में इम्बैलेंस हो जाती है। यहाँ पे एक एक स्फीयर में कौन सी प्रॉब्लम हो रही है वो हमें बता रहे। तो लिथोस्फीयर में जब हम न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं, बहुत सारे मिनरल को ड्रिल करते हैं, एक्सेसिव ड्रिल करते हैं ट्यूबवेल के लिए, तो वो इम्बैलेंस हो जाता है। जब हम बहुत सारा वेस्ट विलेज का और सिटी और इंडस्ट्रियल का वाटर में डालते हैं तो हाइड्रोस्फीयर हमारा स्पॉइल होता है। पोलर कैप मेल्ट होने लगा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। बहुत सारी ऑयल स्पिल शिप में से, इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट, मरीन लाइफ यानी हाइड्रोस्फीयर में जो एक्वाटिक लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर रही है। हार्मफुल गैस जो इंडस्ट्री में से एमिट होती है, वर्कशॉप में से, पावर स्टेशन में से, व्हीकल में से, तो वो एयर को पॉल्यूट कर रही है। एरिया जहां पे ज्यादा व्हीकल्स होते हैं वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज हो गया है। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ कटिंग ट्री। Heat on the earth have increased because there is increase of carbon dioxide in air. Overall, because of this, biosphere is affected. What is affected? Biosphere is affected. मैम यहाँ अगर जो भी चीज है ना वो सब बायोस्फीयर ही है। यहाँ पे मैम नॉन लिविंग व लिविंग मतलब सब आई गई चीज, मतलब सब बायोस्फीयर ही। अब आपको करना है पीछे टेक्सचुअल एक्सरसाइज में 5 फिलिंग द ब्लैंक्स दिख रही है और 4 ट्रू एंड फॉल्स दिख रहा है, वो आपका होमवर्क है। और जो मैंने आज मैंने जो आपको टिक करवाया है, ओके। चलो करीना मैम आ गए हैं। मैम उसके पहले वाला मैम हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर का मैम आपको वो बताना था कि जो आपने टिक करवाया। आप देवांश से पूछ लोगे, उसने टिक किया मैम होगा। उसके पास ही नहीं है, बुक नहीं है ना। ओके, देखो इसमें मैंने लिथोस्फीयर में 29% वाला टिक करवाया था, उसकी थिकनेस मैंने टिक करवाई थी। फिर मैग्मा का डेफिनेशन टिक करवाया था, मिला ना आपको। फिर हाइड्रोस्फीयर में हाइड्रोस्फीयर कवर 71%। वैली की डेप्थ मैंने अंडरलाइन करवाई थी आपको। ओशन 97% ऑफ टोटल वाटर कंटेन करता है, वो करवाया था। और नीचे जो पूरा वैल्यूएबल केमिकल मिनरल सॉल्ट वो पूरा लास्ट पैराग्राफ करवाया था। ओके मैम, मतलब मैम जो लास्ट पैराग्राफ है वो पूरा ना है। यस, चलो बाय एवरीवन, and Thursday there would be a MCQ test of chapter number 1 and 2 and you have to complete all the work.